मित्रों, आइए आज सीखते हैं ज्योतिष विद्या। हम सबको ज्योतिष विद्या के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। मैं भी आप में से एक हूँ। मुझे ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ पता नहीं है, बट आज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ज्योतिष विद्या होती क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि ज्योतिष होता क्या है। ज्योतिष एक विज्ञान है। अगर बेसिक लैंग्वेज में कहे तो इट्स साइंस। जब भी कोई बालक जन्म लेता है, हमें सिर्फ इतना पता है बालक ने जन्म लिया, लेकिन उसके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध और आने वाला भविष्य, इसकी जानकारी हमें नहीं होती। ज्योतिष आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के बारे में बताता है। अगर बेसिक देखें तो ज्योतिष कुछ नहीं है, ग्रहों का खेल है और हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध। ग्रहों का खेल मतलब ग्रहों का क्या योगदान होता है और कितने ग्रह होते हैं इस ज्योतिष विद्या में? देखिए, ग्रह तो टोटल आपको पता है 7 होते हैं, लेकिन हम अक्सर कहते हैं 9 ग्रह, क्योंकि 2 छाया ग्रह। अगर ग्रहों की बात करें, वी हैव 5 एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट इन 7 ग्रहों में विद्यमान है। तो 7 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति और शुक्र। और इसके बाद 2 छाया ग्रह राहु के। हम छाया ग्रह की बात बाद में करें। इन 7 ग्रहों में ये 5 एलिमेंट्स विद्यमान है। जब भी कोई बालक जन्म लेता है या कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो जन्म का आधार क्या है? ये 5 तत्व। हम कहते हैं हम 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। तो इस पे उन सभी एलिमेंट्स का इफेक्ट है और उस एलिमेंट से कारक तत्व जो ग्रह है उनका इफेक्ट पड़ता है। और ग्रहों के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो ज्योतिष विद्या में मानी जाती है? देखिए, अगर ग्रहों की बात करें तो इसमें राशियाँ आती है। कुल 12 राशि है। जैसे हम बोलते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आपको पता है दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, एक साइकिल है। ऐसे ही हर ग्रह का, हर शक्ति का एक साइकिल है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो अर्थ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अर्थ खुद के एक्सिस पे घूम रहा है। सन अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो भी घूम रहा है। मून वो भी 24 आवर्स में एक चक्कर धरती पे लगाता है। तो वी ऑल आर मेकिंग सम मोशन, और उस मोशन में जो रिलेटिविटी स्टडी है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, वही ज्योतिष। और उसका प्रभाव किसी व्यक्ति पे क्या पड़ता है, उसी को स्टडी करना ही ज्योतिष। तो ज्योतिष विद्या में अगर हम ग्रहों के बारे में जाने और राशियों के बारे में जाने, तो हम इस विद्या का अभ्यास कर सकते हैं या हमें और कुछ बेसिक चीज़ें भी जानना ज़रूरी है? इसमें बहुत सारे लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे हमें कारक तत्व की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि कुंडली या ज्योतिष क्या होता है। सबसे एक बहुत बेसिक बताता हूँ। जब कोई बालक जन्म लेता है तो उस बालक ने, उस बच्चे ने एक स्थान पे जन्म लिया, तो उसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। हमें पास अभी बॉल नहीं है, मान लेते हैं ये वो धरती है, ठीक है। इससे सर्कमफरेंस, इसमें से भारत इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ चाइना है। अब इस धरती में किसी स्थान पे सबका कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इस हॉरिजॉन पे बालक ने जन्म लिया इंडिया में। उस समय पे दिन होगा, रात होगा, जो भी टाइम होगा, उस समय पे जो इस हॉरिजॉन पे ईस्टर्न डायरेक्शन आता हो, इट्स लाइक हॉरिजॉन ऑन अ टैंजेंशियल लाइन, वो बेस बनेगा कुंडली का। क्योंकि जो नक्षत्र है या यूं कहे राशियां हैं, वो स्थिर है। अर्थ के अराउंड राशियों को स्थिर कर दिया गया है। एक तरफ सन है, एक तरफ मून है, दोनों का अपना अपना प्रभाव है, राइट। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि उसका आधार क्या है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगा कि यू नो दैट हाई टाइड लो टाइड आती है समुद्र में। क्यों आती है? उसका बेसिस क्या है? वो है बिकॉज ऑफ मून। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वी गेट हाई टाइड एंड लो टाइड, राइट। जब इतने बड़े विशाल समंदर पे एक छोटे से चंद्र का प्रभाव पड़ता है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें हाई टाइड और लो टाइड हो जाती है। तो क्या आप विचार कर सकते हो, एक व्यक्ति जो सिर्फ एक छोटे से 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? और वो प्रभाव भी इतना विकट होता है कि केवल चंद्र का ही नहीं, मून है, मून के बाद सन है, सन के बाद सैटर्न है। सैटर्न सबसे फार्देस्ट प्लैनेट हम कहते हैं। भारतीय ज्योतिष में हम सैटर्न तक ही मानते हैं। वैसे कि तो 3 ग्रह और है, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, लेकिन उनको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उनका इफेक्ट बहुत ही कम, तो उनका प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से
ज्योतिष तो का उद्गम हुआ। ये बात तो हमें पता चली कि हमारे ऊपर जो ग्रह है उनका प्रभाव पड़ता है, ये बात तो हमें पता चली। तो अब हम शुरुआत करें, जैसे कि हमें अपने ज्योतिष के बारे में जानना है, तो हमें कौन सी बेसिक चीज़ें आपको देनी होगी ताकि इसका अभ्यास कर सकें। देखिए, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो हम अगर बेस से स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल्स में क्या है, कितने ग्रह होते हैं, उनके कारक तत्व क्या है, जैसे चंद्र का क्या कारक तत्व है, सूर्य का क्या कारक तत्व है, कई जगह पे कितनी तरह की कुंडियाँ बनाई जाती है, या ज्योतिष में एक बहुत ही आइंस्टाइन का सिंपल प्रिंसिपल है रिलेटिविटी का, आप सबको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर है तो वो रिलेटिविटी भी हम स्टडी करते हैं कि वो रिलेटिविटी किस मोशन से घूम रहा है, कितना दूर है और उसका क्या स्टैंड है किस जगह पे, और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम स्टेशनरी मान करके हम दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटिविटी स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष में अलग अलग तरह की कुंडलियाँ हैं। उसमें एक है जो मैक्सिमम माना जाता है भारत में स्पेशली, वो है लग्न कुंडली। अर्थात हम अर्थ को स्टेशनरी मानते हैं, ये मेरा अर्थ, इसको स्टेशनरी मान लिया और इससे रिलेटिव हम बाकी से प्लैनेट को स्टडी करते हैं। दूसरी होती चंद्र कुंडली, जहाँ पे हम मून को स्टेशनरी मानते हैं क्योंकि मून का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है सबसे करीब होने के कारण, और उससे हम लोग स्टडी करते हैं बाकी के प्लैनेट की पोजीशन। तीसरा ऑप्शन है सूर्य, क्योंकि सबसे शक्तिशाली कौन है, वो पिता है, हम उसको स्टेशनरी मान लेते हैं। और साउथ इंडिया में स्पेशली कुछ अलग अलग ज्योतिष के विद्याएँ आई हैं जिनमें वो लोग बृहस्पति की जो ज्ञान के कारक है जुपिटर, उसको स्टेशनरी मान करके आधार बनाए। तो सब में प्रिंसिपल्स में थोड़े बहुत चेंजेस आए, लेकिन ये कारक तत्व से। तो सबसे पहला स्टेप होगा इन 7 ग्रहों की स्टडी, छाया ग्रहों के बारे में भी जानना, ये पहला स्टेप है। उसके बाद जैसे क्लाइमेट चेंज होता हम कहते हैं, ऐसे ही 12 राशियाँ हैं, सभी राशियों के एक लॉर्ड है, मतलब उनका लिंक किसी न किसी ग्रहों से। इन 7 ग्रहों का लिंक उन 12 राशियों में आता है, मेष से लेकर के मीन राशि तक। ठीक है, अब आप लोग उसको जनवरी से लेकर के दिसंबर कहते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ उसके इक्वलेंट डेट होते हैं, बट वो राशियाँ मेन प्रभाव डालती हैं। ये एक दूसरा पहलू है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ग्रहों के बारे में, दूसरा जानना होगा इन राशियों के बारे में। इसके बाद जब हम कुंडली बनाते हैं, तो हम 360 डिग्री, हमने क्या कहा, ज्योतिष नथिंग बट अर्थ स्टेशनरी, जो प्लानिटरी इफेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी बालक ने जहाँ पे जन्म लिया उस पॉइंट पे, उस कोऑर्डिनेट्स पे जो भी एंगुलर इफेक्ट बनेगा सभी ग्रहों का, उसको हम एक डिपिक्टेड फॉर्म में ले आते हैं। एक्चुअल में कुंडली बनती 360 डिग्री, लेकिन हम उसको स्क्वायर फॉर्म में ले आते हैं और उस स्क्वायर को फिर हम स्टडी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद सब प्रिंसिपल। इसमें भाव गणना होती है, जब हम भाव गणना जानेंगे और उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आएगा, देन वी विल गो अहेड इन डिटेल कि भाई कौन से प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो ये स्टेप है, पहले प्रिलिमिनरी स्टेप्स तो यही है कि आपको समझना होगा बेसिक फंडामेंटल। इसके बाद इसके कुछ रूल्स ऐसे, कुछ फॉर्मूलेज हैं, फिर उसके बाद हम जब एडवांस लेवल पे जाते हैं तब हम उनको अप्लाई करेंगे, वो रियल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें ग्रहों के बारे में जानना होगा। बिल्कुल, एक एक ग्रह के बारे में अगर हम जानेंगे तो हम उसके बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए ग्रहों के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी बेस में चंद्र का महत्व है। चंद्र माता का कारक है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर हम पे किसी का होता है तो वो 2 ग्रहों का है, एक है चंद्र, दूसरा है सूर्य, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, सूर्य के पास शक्ति है। आप देखेंगे किसी के भी जीवन में अगर सूर्य उच्च पॉजिटिव बैठा हुआ है तो व्यक्ति उच्च पद पे जाता है, तो क्योंकि एक ऑथोरिटेरियन पोजीशन है उसकी। ठीक है, वहीं अगर चंद्र अच्छी पोजीशन में बैठा है तो व्यक्ति अंदर से बहुत ही मजबूत होता है, प्रबल होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति, मानसिक तौर पे बिल्कुल मजबूत होता है। और वहीं पे अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो उसका परिणाम भी उल्टा होता है। तो पिता का कारक है सूर्य, आत्मा का कारक है सूर्य, शक्ति का कारक है सूर्य, वो एक स्रोत है। चंद्र की बात करें तो चंद्र माता का कारक है, मन का कारक है, जल तत्व है। और चंद्र बेसिकली वो एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हम जब बात करते हैं हमारी स्वतः की तो आत्मा क्या है, मन, आत्मा क्या है, बुद्धि, आत्मा क्या है, संस्कार, ये तीनों का मिश्रण है। इन तीनों में मन का एक बहुत बड़ा महत्व है। बुद्धि तो आप प्रयोग तब करोगे जब आपका मन शांत हो,
माइंड कम्स लेटर देन माइंड, ठीक है। इसलिए चंद्र सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय ज्योतिष में इसलिए हम लोग लग्न कुंडली अर्थात अर्थ को सच नहीं मानते, या फिर चंद्र कुंडली, यही दो मुख्य तौर पे देखा जाता है। ये दो ग्रह हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते मंगल। मंगल भाई का कारक है, भाटा कारक। मंगल आपके पराक्रम का कारक है। मंगल बेसिकली अस्त्र शस्त्र का कारक है। जितने लड़ाई झगड़े होते हैं या जितने वॉर है, उन सब में मंगल का एक मुख्य योगदान है। मंगल मतलब कलह, ये भी कह सकते हैं। इसलिए मंगल को भी शांत करने की आवश्यकता होती है। जिसका मंगल प्रबल होता है उसमें पराक्रम होता है, किसी से डरता नहीं, ठीक है। मंगल पराक्रम के कारण। पराक्रम के कारण। अब आते हैं बुध। बुध सबसे युवा ग्रह है। अगर इन 7 ग्रहों की बात करें तो सबसे युवा ग्रह कौन है? बुध। बुद्ध के बारे में सुना है, बुद्ध बुद्धि के कारण। बुद्धि के कारण, बुद्ध व्यापार के कारण। लेकिन बुद्ध का जो परिणाम है बहुत ही क्विक होता है, क्योंकि वो युवा है। युवा व्यक्ति कैसे होते हैं कि उनको सडन चाहिए। तो बुद्ध रिजल्ट अगर नेगेटिव देंगे तब भी सडन देंगे, पॉजिटिव देंगे तब भी वो सडन देंगे, ठीक है। तो बुद्ध का यह अभिप्राय है कि अगर बुद्ध मजबूत है तो व्यक्ति को सफलता के शिखर से कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बुद्ध का प्रॉब्लम भी यही है कि बुद्ध अक्सर सूर्य के आसपास होता है, तो वो अक्सर अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य की गति और बुद्ध की गति लगभग सेम है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बुद्ध के बाद कौन आएंगे? आपके बृहस्पति, जिसको हम गुरु भी कहते हैं, वो ज्ञान के कारण। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में मानी जाती है। अगर कहीं पे किसी भाव में या किसी कुंडली में कहीं पर नेगेटिविटी है या कहीं मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, लेकिन अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो उसके नकारात्मक प्रभाव को कम कर देते हैं। जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, जब भी हम ज्ञान की चर्चा, हम जो चर्चाएं करें, ये भी बृहस्पति का कारण है, गुरु का कारण। गुरु का कारण, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे शुक्र। शुक्र ग्रह अगर देखा जाए तो ये भौतिक सुख सुविधाओं के कारण है, ये हमारे भोग के कारण है, या हमारे एक प्रकार से देखा जाए, कई लोग बोलते हैं कि शुक्र मतलब शुक्राचार्य, शुक्र मतलब शुक्राणु, आप इसे भी कह सकते हैं। कई लोगों को जो गुप्त रोग होते हैं या फिर लेडीज को जो प्रॉब्लम्स होती है मंथली टाइम में, ये सब शुक्र से देखा जाता है। विवाह, दाम्पत्य सुख, पति पत्नी, ये सब शुक्र से देखा जाता है। इसके बाद आपका एक लेवल, जैसे हाई क्लास लेवल, आपको शोहरत, इज्जत, सोना चांदी, पैसा, रुपया, एक मतलब हाई पोजीशन पे पहुंचना। आप कहेंगे आपने सूर्य भी कहा, सूर्य एक अथॉरिटेरियन है, वो राजा का प्रतीक है। लेकिन शुक्र भोग विलास का प्रतीक है। क्या आप उसे एंजॉय कर पा रहे हो? वो शुक्र देखता है। अब बात करते हैं शनि। शनि में कहूँ तो जितने 7 ग्रहों की बात हम कर रहे हैं, इन 7 ग्रहों में सबसे शुभ शनि माना। इसके पीछे रीजन है, शनि ग्रह न्याय का कारक है। आप बाकी के 6 ग्रहों को आप रिसीव कर सकते हो, उनको ब्लफ कर सकते हो कुछ उपाय करके, लेकिन शनि को ब्लफ करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हम लोग शनि की दशाओं से अक्सर डरते हैं। रीजन इज, हमने जो बोया है वही काटेंगे। शनि सबसे स्लो है, सबसे आउटर लेवल पे बैठे हुए हैं, और शनि का उपाय भी इतना ईजी नहीं होता। द रीजन इज, वो न्याय के कारक है, और न्यायाधीश हमेशा सत्य होना चाहिए। आप जज में, आप कोर्ट में जाते हो, जज के फैसले क्या होते हैं? सबूत के आधार पर। वहाँ पे मन, मोह या सामने वाले की स्थिति का कोई ध्यान नहीं रखता। अगर आपके खिलाफ कोई सबूत है तो आपको सजा मिलेगी, राइट ना? यही काम शनिदेव करते हैं। बेसिकली वो ज्ञान के भी कारक है। जितने बड़े बड़े योगी तपस्वी मिलेंगे आपको, उसमें शनि की मुख्य भूमिका होगी। शनि एक प्रकार से डिसिप्लिन के कारक है, आपको मेहनत कराते हैं। तो ये 7 ग्रहों की मुख्य बेसिक फंडामेंटल्स है कि कौन से ग्रह का क्या काम है। अंत में आते हैं 2 छाया ग्रह, जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो ये 5 एलिमेंट्स कहीं ना कहीं इन 7 ग्रहों में विद्यमान है, ठीक है। लेकिन जब हम छाया ग्रह की बात करते हैं, मतलब अगर मैं इसको अर्थ को स्टेश नहीं मानता, आप इन 7 ग्रहों को कहीं ना कहीं पाओगे एग्जिस्टेंस। व्हाट अबाउट राहु केतु? राहु केतु धरती के 2 छोर पे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनका भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो इमेजिनरी है।
अभी अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले एक 6th एलिमेंट का आविष्कार हुआ, जिसे कहते हैं ईथर, आपने सुना होगा। और हम कहते हैं कि ईथर पूरी तरह से व्याप्त है, राइट। तो ये जो 6th एलिमेंट है, ये जो ईथर है, यही राहु केतु। राहु केतु चंद्र पे भी ग्रहण लगाते हैं, सूर्य पे भी ग्रहण लगाते हैं। मतलब इतना बड़ा सूर्य है, इतना प्रकाशवान सूर्य है, उसको भी वो इनगल्फ कर देते हैं। आपने सुना होगा, अभी एक थियरी आई थी रिसेंट में, जिसमें ये दिखाया गया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गैलेक्सीज आर इनगल्फिंग विद इन दैट ईथर। अ वास्ट ईथर इज कमिंग, उसमें सब गैलेक्सी इनगल्फ होते जा रहे हैं, मतलब कई करोड़ सालों में। आपने ये पढ़ा भी होगा यार। द रीजन इज, वो जो अंधेरा है ब्रह्मांड का, ठीक है, वही 6th एलिमेंट। इमेजिन सबसे ज्यादा प्रभाव अगर हम पे पड़ता है तो इन दोनों का पड़ता है, ठीक है। अगर राहु केतु नेगेटिव है, क्योंकि राहु केतु को आप कुछ नहीं कर सकते। क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब राहु का और केतु का अलग प्रभाव पड़ता है या फिर दोनों का सेम प्रभाव होता है? नहीं, दोनों बेसिकली अलग तरीके से एक्ट करते हैं। राहु जो है वो व्याकुलता का कारक है। व्याकुलता के बजाय मैं ये कहूँगा कि अगर आपके जीवन में सडन घटनाएं कुछ होती है, सडन घटनाएं मतलब सडन लॉस हो जाना, सडन एक्सीडेंट्स हो जाना, या सडन बीमारी आ जाना, कैंसर जैसे रोग, सडन आपको लॉटरी लग जाना, वो सब में कहीं ना कहीं राहु का उपयोग किया जाता है। अब हम भी ज्योतिष गणना करते हैं, जब भी हम करते हैं, वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ राहु एज एन एंटिटी, लुकिंग एट द न्यूअर थिंग्स। जितने मॉडर्न चीज़ें आई हैं, अब आप IT में काम करते हैं, जो भी आधुनिकता है वो उसका प्रतीक राहु। राहु मतलब आधुनिकता बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव साइड में बोल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड में जितने दोष है, जितनी परेशानियां हैं, राहु जिन पे दृष्टि डालते हैं उनके कारक तत्व खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में सूर्य आपके लिए पॉजिटिव है, आपको एक हाई पोजीशन लेने का बल रखता है, लेकिन अगर राहु की उसकी दृष्टि पे उस पर दृष्टि पड़ गई, सडनली आपकी जॉब चली जाएगी, सडनली आपका काम बिगड़ जाएगा। सडन इम्पैक्ट, ठीक है। कुंडली की बात करें तो आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, बालक ने जब जन्म लिया जिस कोऑर्डिनेट पे, वो उस समय उसकी कुंडली बन गई, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रह तो आपस, ये ग्रहों का मूवमेंट तो चल ही रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जिसे हम गोचर कहते हैं। हम गोचर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल टॉक सम टाइम लेटर, ठीक है। बट उस गोचर के टाइम में राहु और केतु उस पर प्रभाव डालेंगे। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुंडली में भी पॉजिटिविटी है, हम किसी अच्छे पोजीशन में बैठे, सडनली लाइफ में कुछ ऐसे अचानक मूवमेंट आ जाते हैं कि बॉस आएगा, बोलेगा भाई हमें बस काम नहीं है, आप कल से आप छोड़ दो। ये घटनाएं क्यों होती है? ये गोचर के कारण है, और जैसे ही वो गोचर खत्म हो जाएगा आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी। सडनली अभी एक रिलेटिव है, शी वॉज डिटेक्टेड विथ कैंसर। मैंने जब उनकी कुंडली देखी तो अंतर्दशा में राहु आया था और गोचर में राहु अष्टम में जा रहा था, जो कि प्राणघातक रोग के कारक बना, ठीक है। अब जब तक ये राहु का पीरियड है तब तक उनको संभालना होगा, जैसे ही राहु का पीरियड नष्ट होगा प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व। और केतु क्या होता है? केतु का क्या? केतु मीन्स डिटैचमेंट। केतु को मैं एक प्रकार से देखूँ तो शुभ भाव में देखूँ। रीजन इज, अगर किसी के जीवन में इन नेगेटिव, ये जो हम लोग वर्ल्डली प्लेजर्स है, हम बोलते हैं 5 एलिमेंट्स, हम बोलते हैं 5 इंद्रियां, अगर इंद्रियों को वश में करने की बात करें या परमात्मा के करीब जाने की बात करें, ठीक है, इन पंच तत्वों का उपाय अगर खोजना है तो उसमें केतु मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि केतु आपको इस वर्ल्डली प्लेजर से दूर ले जाता है परमात्मा की तरफ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर। यस। लेकिन केतु की एक प्रॉब्लम है, वो जहाँ बैठता है उसके, क्योंकि केतु का काम है कम कर देना, उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। राहु का काम बढ़ा देना, वो एंजॉय करना चाहता है। लेकिन केतु का काम क्या है, वो जहाँ बैठेगा, जैसे कुंडली में कुछ गणनाएं होती है भाव की, तो केतु जहाँ भी बैठेगा वो वहाँ बैठ करके उसके इफेक्ट को कम कर देगा। अगर वो आपकी पत्नी के भाव में बैठ गया तो पत्नी और पति में संबंध जो उसको खराब कर देगा। वो जहाँ बैठेगा उसका काम ही है कि वो आपको उन चीज़ों से दूर लेके जाए, बिकॉज उसको पता है सत्य क्या है। सत्य की खोज केतु है।
ऋषि मुनि जितने आपको तत्वदर्शी मिलेंगे उनकी कुंडली में शनि और केतु की बहुत ही मुख्य भूमिका है। डिटैचमेंट, केतु मीन्स डिटैचमेंट इन सिंपल टर्म्स। आज हमें ग्रहों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। अभी इसके आगे के सेगमेंट में हम राशियों के बारे में जानना पसंद करेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसके आगे हम राशियों को समझेंगे। हाँ। और ज्योतिष अनंत है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिसर्च का टॉपिक है। हम सब युवा, इंजीनियर, प्रोफेशनल, डॉक्टर सब ने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आपके एक एक इंसिडेंट लाइफ के जो है, एक एक घटनाएं हैं, वो ज्योतिष डिटेल से बता सकता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों से लेकर के, एक चींटी से लेकर के, एक बड़े विशाल समुंदर तक या एक किसी देश तक का भी अस्तित्व इस ज्योतिष पर डिपेंड करता है। तो हर एक व्यक्ति को अपने ज्योतिष के बारे में या ज्योतिष विद्या के बारे में मिनिमम जानकारी होना आवश्यक है। बिल्कुल। तो इस मोड़ पे हम आपसे विदा लेते हैं और अगली बार हम आपसे मिलेंगे राशियों के बारे में जानकारी। जय माता दी।